तो जितना भी मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखा है, समझा है, उसके हिसाब से अगर मुझे अपना इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो आज के टाइम पे स्टार्टिंग से बनाना होता, तो मैं किस तरीके से इसे बनाता और कैसे डिफरेंट एसेट क्लासेस में इसे डिवाइड करता। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो इन्वेस्टमेंट्स की जब बात आती है तो सबसे पहली और मोस्ट पॉपुलर एसेट क्लास हमारे पास आती है, वो है इक्विटी। तो इक्विटी मार्केट, जिसे साधारण भाषा में स्टॉक मार्केट कहा जाता है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनीज अपनी ओनरशिप का छोटा सा हिस्सा इन्वेस्टर्स को बेचती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो एक तरह से आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। कंपनी को सेल्स और सर्विसेज से प्रॉफिट होगा तो आपको भी होगा, कंपनी को अगर नुकसान होगा तो आपको भी होगा। इसको कहते हैं प्योर इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। अब आप कहेंगे कि यार मैं तो शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता ही नहीं हूं, मैं तो म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं या करती हूं। देखिए, बात वही है, बस डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड्स के केस में आप डायरेक्टली स्टॉक्स को बाय नहीं करते हैं, सेल नहीं करते हैं, क्योंकि आप ये काम उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को दे देते हैं। और ये काम भी फंड मैनेजर्स आपके लिए फ्री में नहीं करते हैं, क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ फी आपसे चार्ज करते हैं, एक्सपेंस रेशियो। अब म्यूचुअल फंड्स भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। आज के इस वीडियो में मैं इन म्यूचुअल फंड्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो वीडियो को सिंपल रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना हाई रिस्क वाला काम होता है, फिर चाहे आप डायरेक्टली स्टॉक्स बाय करें या फिर म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स के थ्रू ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। डायरेक्ट स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं तो ये हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में आता है, जहां पर आपको आसमान भी देखने को मिल सकता है और अगर पाताल के नीचे भी कोई जगह है तो उसके भी दर्शन आपको आसानी से हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, जहां आपका रिस्क म्यूचुअल फंड हाउस के हाथ में होता है और वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न्स मिल सके और नुकसान कम से कम हो। नुकसान ना हो इसकी गारंटी कोई भी फंड हाउस नहीं लेता है। तो समझदारी इसी बात में है कि आप अपना सारा ही पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें, आप अपना एलोकेशन सोच समझ कर ही करें। ओके, तो इस वक्त जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मॉर्निंग स्टार की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर बेसिकली मैं एसआईपी रिटर्न्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। यानी कि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसने एसआईपी रिटर्न्स हमें किस तरीके से दिए होंगे। तो मैंने यहाँ पर दो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हुए हैं अभी के लिए। आज की इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। और मैंने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट रखा है 5,000 रुपये का। रिपोर्ट मुझे चाहिए एज ऑफ 31/5/2026, यानी कि जो लास्ट मंथ था उसकी आखिरी डेट। और स्टार्ट डेट मैंने सेलेक्ट की है जो आज की डेट है उससे एग्जैक्टली 2 साल पहले की, यानी कि 1 जून 2024 की। और एंड डेट है मेरी 31 मई 2026, जिससे कि मेरे पास एग्जैक्टली 2 साल आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी मैंने चूज़ की है मंथली और एसआईपी डेट मैंने सेलेक्ट की है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। अगर किसी ने अपनी एसआईपी की होगी तो एक इंडेक्स फंड ने उसको कैसे रिटर्न दिए होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही फंड्स मेरे पास आ गए हैं। मैं फिर से गो पे क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि ये पेज रिफ्रेश हो जाए और आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पिछले 2 साल में गई हैं 24 दोनों ही फंड्स में, विच इज़ ऑब्वियस। इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा बनता है 1,20,000 रुपये 5,000 रुपये के हिसाब से। और फाइनल XIRR पिछले 2 साल का निकल के आ रहा है -2.8%। और यहाँ पर आ रहा है -2.79%, यानी कि अगेन -2.8%। ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही XIRR मेरे पास दोनों फंड्स का निकल के आ रहा है। तो फाइनल अमाउंट जो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है वो है 1,16,000। इसमें भी आ रहा है 1,16,000, 1,16,000 के आसपास का। तो एक तरह से कोई इन्वेस्टर ये कहेगा कि यार मेरे साथ तो ये मजाक हो गया, मैंने पिछले 2 साल से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की हैं लगातार एसआईपी मोड से, मैं डिसिप्लिन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, फिर भी मुझे मार्केट ने -2.8% के रिटर्न्स दिए हैं। आई नो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यार मैं यहाँ पर 2 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो यहाँ पर 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स करूँगा, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स करूँगा। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है यहाँ पर बताने का वो ये कि स्टॉक मार्केट नुकसान दे सकती है। 2 साल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस में रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए अगर आप हाईली रिस्की फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मैंने तो फिर भी यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सेलेक्ट किया है। अगर आप रिस्की फंड्स में अपना एलोकेशन बढ़ा के अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कितना नुकसान हो सकता है। 2 साल का नुकसान भी ऑब्वियसली नुकसान में ही काउंट होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने एसेट एलोकेशन को यहाँ पर प्रॉपर रखें। मतलब कोई भी इन्वेस्टर कहेगा कि यार ये तो मजाक है, इससे अच्छा तो मैं एफडी में ही पिछले 2 साल में पैसा डाल देता, तो 6% 6.5% के रिटर्न तो मुझे वहीं से मिल जाते, एटलीस्ट मैं नेगेटिव में तो न जाता ना। तो चलिए ठीक है कि मैं पिछले 2 साल की बात नहीं करता, मैं पिछले 5 साल की बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ 2021 जून, और मैं फर्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 जून 2021। एग्जैक्टली 5 साल यहाँ पर हो जाते हैं।
मैं क्लिक करता हूँ गो पे। तो अगेन फंड्स वही हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं 60। आप यहाँ पर टोटल पैसा इन्वेस्ट करते हैं 3 लाख और 3 लाख। XIRR अब की बार आपका निकल के आ रहा है 6.9%, दोनों में ही एग्जैक्टली सेम है। तो फाइनल SIP मोड के थ्रू जो आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हैं वो 3,57,000 दोनों ही फंड्स के थ्रू आपको मिलते हैं। अगेन इन्वेस्टर कहेगा कि यार ये भी मजाक ही है, 5 साल में मुझे यहाँ पर SIP मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद भी सिर्फ 6.9% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। कहाँ तो इन्वेस्टर्स उम्मीद करते हैं कि उनको 12% के 15% के कम से कम रिटर्न्स तो 5 साल में मिल जाने चाहिए। तो बात यहाँ पर ये है कि स्टॉक मार्केट या फिर ये फंड्स आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करती है, काम कर सकती है। 5 साल छोड़िए, हो सकता है कि अगले 10 साल में भी आपको 7% के 10% के ही रिटर्न्स मिल पाए। इसीलिए अगेन रिपीट करता हूं कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। तो एज पर रिस्क टॉलरेंस अगर हम डिफरेंट इन्वेस्टर्स के रिस्क के हिसाब से अगर एलोकेशंस की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को इक्विटी में अपना एलोकेशन रखना चाहिए 30% से लेकर 50% तक का। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो ये एलोकेशन आपका बन जाता है 50 से 70% तक का। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ये एलोकेशन आपका बन जाता है 70 से 100% तक का। लेकिन फिर भी मैं कभी भी किसी इन्वेस्टर को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो 100% एलोकेशन इक्विटी में रखे। तो मुझे लगता है कि 10% एलोकेशन दूसरी एसेट क्लासेस में आपका होना ही चाहिए। वीडियो में आगे चल के जैसे जैसे हम डिफरेंट एसेट क्लासेस की बात करेंगे, उनमें एलोकेशंस की बात करेंगे, तो आपको एक पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट एसेट क्लास जिसे मैं यहाँ पर चूज करना चाहूंगा वो होंगे बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स को समझने के लिए आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा सवाल यहाँ पर है। तो सवाल ये है कि अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाएं, यानी कि आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और आपको अगले 2 साल में 15% के रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, आपको यहाँ पर 15 से 20% तक का नुकसान भी हो सकता है। वहीं दूसरा ऑप्शन ये है कि अगेन आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और आपको यहाँ पर 10% के फिक्स रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज की मार्केट को ध्यान में रख के आप इन दोनों में से किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से ज्यादातर समझदार इन्वेस्टर्स सेकंड ऑप्शन चूज करना चाहेंगे क्योंकि वहां रिस्क ना के बराबर है। वहीं कुछ इन्वेस्टर्स हाई रिस्क लेना चाहेंगे इस उम्मीद में कि क्या पता 15% के रिटर्न्स मिल ही जाएं। आपको पता है एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके वेल्थ ग्रो करना चाहता है, उसका सबसे बड़ा वेपन क्या होता है? वो होता है जिसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूं, यानी कि सही एसेट एलोकेशन। स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन रूल ये कहता है कि आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा फिक्स रिटर्न्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए जिससे कि आपके पोर्टफोलियो को एक ओवरऑल बैलेंस मिल सके। और यहीं पर आपकी हेल्प करती है बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड्स की फंक्शनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो बॉन्ड्स का जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ही सिंपल और सीधा सा है कि जब कंपनीज डायरेक्टली पब्लिक से कैपिटल बोरो करती है तो वो बॉन्ड्स यहाँ पर इशू करती है। वहीं पब्लिक को इन्वेस्टमेंट्स के बदले में शुरुआत में एक प्री डिफाइंड टाइमलाइन और स्ट्रक्चर के हिसाब से फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं। इसे कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में कूपन रेट। साथ ही टेन्योर पूरा होने पर इन्वेस्टर्स को उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने का एक क्लियर कमिटमेंट मिलता है। मतलब बॉन्ड्स में जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको पीरियोडिकली जो बॉन्ड का इंटरेस्ट है या फिर जो उसके रिटर्न्स हैं वो आपको मिलते रहते हैं। और फाइनली लास्ट में जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो आपको रिटर्न होता है। पहले की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पार्टिसिपेशन रिलेटिवली काफी लिमिटेड होता था क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होता था वो काफी हाई होता था। लेकिन सेबी के रेगुलेटरी चेंजेस के बाद विंटवेल जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन कैटेगरीज में स्मॉलर अमाउंट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स आज के टाइम पे कर सकते हैं। विंट वेल्थ पर कुछ बॉन्ड ऑप्शंस 1000 से भी अवेलेबल हैं जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मिल जाते हैं जहां पर 9% से लेकर 12% तक के फिक्स रिटर्न्स पर एनम के रेंज में इन्वेंट्रीज अवेलेबल होती हैं। पर्सनली बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करते टाइम इनका जो इंटरफेस है वो मुझे काफी यूजर फ्रेंडली लगा। किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होता है तो वहीं पर मुझे उन बॉन्ड्स की जो क्रेडिट रेटिंग है वो देखने को मिल जाती है। क्रेडिट रेटिंग्स इशूअर की क्रेडिट प्रोफाइल को इंडिकेट करती है। विंटवेल पर आपको BBB से AA कैटेगरी तक के लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी क्रेडिट रेटिंग्स बहुत ट्रांसपेरेंटली समझाई गई है ताकि आप पूरा डेटा एनालाइज करके ही अपना एक डिसीजन ले सकें। तो अगर आप भी अपने ओवरऑल कैपिटल एलोकेशन में फिक्स्ड रिटर्न स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या एवेल्युएट करना चाहते हैं तो आप विंट वेल्थ को चेकआउट कर सकते हैं। बस किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसके सारे रिस्क फैक्टर्स को और ऑफर डॉक्यूमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप पर मिल जाएगा। नेक्स्ट एसेट क्लास हमारे पास आती है गोल्ड या फिर सिल्वर। गोल्ड या फिर सिल्वर का नाम सुनते ही आज के टाइम पे एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है। मतलब आजकल आपने नोटिस किया होगा कि हर तरफ गोल्ड या फिर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स करने की बात हो रही है।
वहीं पर एक समय था जब गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में कोई बात करता ही नहीं था, इसे कोई सजेस्ट ही नहीं करता था। मैंने रिसेंटली ही गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अपनी ये वीडियो बनाई थी। मे बी आपने इस वीडियो को देखा हो, नहीं देखा है तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको देख लेनी चाहिए। मैंने इस वीडियो में बात की थी कि आज के टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों ज़रूरी हो गया है, क्यों आपको एलोकेशन इसमें करनी चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में मैंने बात की थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए इतना इंटरेस्ट अचानक से क्यों बढ़ रहा है, और एक इन्वेस्टर को गोल्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए इन सभी चीज़ों को सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो आजकल सब गोल्ड की बात क्यों कर रहे हैं, इसका सबसे पहला रीज़न है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। जैसे कि वॉर्स, ट्रेड वॉर्स, इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन का फियर, फाइनेंशियल क्राइसिस, और ऐसे में जैसा कि देखा गया है कि गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता रहा है, और वही आज के टाइम पे ये इस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा रीजन है कि सेंट्रल बैंक्स भी रिकॉर्ड लेवल पे गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स का भी गोल्ड पे जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। तीसरा रीजन है कि गोल्ड इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन देता है। अगर किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसकी जो करेंसी की परचेसिंग पावर है वो धीरे धीरे कम होती है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड को परचेसिंग पावर को प्रिजर्व करने वाले एसेट में से एक माना जाता है। चौथा रीजन है करेंसी वीक होने का रिस्क। रुपी डॉलर के अगेंस्ट लगातार वीक होता रहा है और ये वीक हो रहा है, तो ऐसे में गोल्ड अपनी वैल्यू को प्रिजर्व रखता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड कैपिटल प्रिजर्वेशन का काम करता है और हमेशा से करता आया है। पिछले 1-2 साल में जो गोल्ड के प्राइसेस में आपको इतना तूफान देखने को मिला है, ये एक तरह से एक एक्सेप्शनल केस रहा है। दोबारा ऐसा होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि ये टोटली ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। आने वाले फ्यूचर में अगर ग्लोबल क्राइसिस कुछ आते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। बस अभी के लिए इतना पता है कि गोल्ड ग्लोबली अट्रैक्शन गेन कर चुका है। डिफरेंट कंट्रीज यूएस डॉलर पे जो डिपेंडेंसीज हैं उसको कम करके गोल्ड को बाय कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट्स ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि ये पेनी स्टॉक जैसे रिटर्न्स दे देगा, आपके कैपिटल को अगले 5 से 6 महीने में ही डबल ट्रिपल कर देगा। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसी सोच के साथ करनी चाहिए कि ये एक स्टेबल एसेट क्लास है जो कि आपको रेगुलरली स्टेबल ग्रोथ देती रहेगी। तो अगर एलोकेशन की बात करते हैं तो गोल्ड या फिर सिल्वर में आप अपनी एलोकेशन 10% से लेके 15% तक आज के टाइम पे कर सकते हैं। नेक्स्ट एसेट क्लास जो मैं यहाँ पर चूज करना चाहूंगा वो होगी क्रिप्टो। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं, और कुछ वीडियोस में मुझे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आते रहते हैं कि भाई क्रिप्टो को प्रमोट क्यों कर रहे हो, क्रिप्टो हाईली रिस्की होती है वगैरह वगैरह। तो देखिए इसका क्लियर आंसर ये है कि हाँ, क्रिप्टो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन रिस्क तो ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टमेंट्स में होता है। और मैं कहाँ यहाँ पर आपको आपकी जो भी जिंदगी भर की सेविंग्स है, कमाई है, उसको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कह रहा हूँ। सारा खेल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसेट एलोकेशन का है। इन्वेस्टमेंट्स में एक सिंपल सा रूल फॉलो होता है कि अगर कोई एसेट क्लास आपको बहुत हाईली रिस्की लगती है तो आप उसमें अपना एलोकेशन कम रख लीजिए। खैर टॉपिक पर आते हैं, तो क्रिप्टो आज के टाइम पे कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं है। हर कोई क्रिप्टो में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप आसानी से क्रिप्टो में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और क्रिप्टो में भी अगर हम कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं या क्रिप्टो कॉइन की बात करते हैं, तो मैंने हमेशा से ही ज़्यादा जोर यहाँ पर बीटीसी और इथीरियम में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए दिया है। इनके अलावा जो दूसरे कॉइन्स हैं वो एक्सट्रीमली हाईली रिस्की होते हैं। आपके कैपिटल पे आपको 80% 90% तक का लॉस भी देखने को मिल सकता है, और वो लॉस कब रिकवर होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स की ना तो मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा और ना ही किसी को सजेस्ट करूंगा कि बीटीसी, इथीरियम और एक दो जो अच्छे कॉइन्स हैं उनके अलावा किसी भी पेनी टाइप के क्रिप्टो कॉइन्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी चाहिए। अगर आप बीटीसी के चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पास्ट में बीटीसी में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर करेक्शन आए भी हैं तो वापस अच्छा अपसाइड भी कुछ ही समय पर यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को देके गया है। अभी की बात करें तो बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ही एक डीप करेक्शन फेज में चल रहे हैं, और यही वो एक्चुअली में एक सही समय होता है कि आप किसी भी एसेट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करें, क्योंकि करेक्शन फेज के बाद जब बुल रन आएगा, अपसाइड आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बड़ा अमाउंट एग्रेसिवली बिटकॉइन में या फिर इथेरियम में डाल दें, क्योंकि करेक्शन आया है तो बुल रन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप क्रिप्टो में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप छोटे अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, रेगुलरली कीजिए, चाहे 15 दिन में चाहे 1 महीने में, और इनमें आप सिर्फ उतना ही अमाउंट डालें कि अगर अगले 6 महीने में आपको 50% का लॉस हो भी जाए तो उस लॉस को आप झेल सकें, आपको रात को नींद आ सके। और इसके रिवर्स में अगर 50-60% का प्रॉफिट मिल जाए तो इससे अच्छा भला और क्या ही होगा। तो क्रिप्टो में अगर एलोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप 5% से लेके 10% तक का एलोकेशन कर सकते हैं,
ऑल्दो 10% भी हायर साइड पे मैं कह रहा हूँ, तो 5% 7% के आसपास अपना एलोकेशन आपको यहाँ पर रखना चाहिए। नेक्स्ट एसेट क्लास मैं यहाँ पर चूज करना चाहूंगा लिक्विड फंड्स या फिर एफडी। ओके, तो ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी फंड या फिर मनी को पार्क करने के लिए बना है। आप यहाँ से बड़े रिटर्न्स की उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों ही एसेट क्लासेस आपको नियर इन्फ्लेशन के बराबर के रिटर्न्स दे देते हैं, जिससे कि आपका जो कैपिटल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो बस प्रिजर्व रहता है। इन्फ्लेशन की वजह से उनकी वैल्यू डाउन नहीं होती और आप इस पैसे को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए सिर्फ उतना जितने की आपकी नेक्स्ट 6 या 8 मंथ्स की नीड हो, आपके एक्सपेंसेस हो। एक बार इतना पैसा कलेक्ट हो जाए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना रोक सकते हैं। आगे इन्वेस्टमेंट्स करना सिर्फ आपकी एक चॉइस होगी, ये ज़रूरी नहीं होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है एसबीआई लिक्विड फंड को एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ। तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस में कितने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें यहाँ पर टाइम के साथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं लिक्विड फंड की बात करता हूँ, जो कि नीचे वाली डार्क ब्लू लाइन है, आप देख सकते हैं कि इसने किस तरीके से बहुत ही कंसिस्टेंटली स्ट्रेट लाइन में अपसाइड जाते हुए रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। तो लिक्विड फंड में वोलेटिलिटी नहीं होती है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको मिलते हैं, जबकि इक्विटी में वोलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है, लगातार अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पर इमरजेंसी फंड या फिर कैपिटल प्रिजर्व करने की बात आती है, तो लिक्विड फंड्स या फिर एफडी ऐसे में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो लिक्विड फंड्स या फिर एफडी में डालने के लिए कोई डिफाइंड परसेंटेज नहीं है कि आपको कितना अमाउंट यहाँ पर रखना चाहिए। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, उसके हिसाब से आप अपना पैसा यहाँ पर डाल के रखें। किसी भी इमरजेंसी में ये आपके काम आ सकता है। फाइनली लास्ट एसेट क्लास हमारे पास आती है पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो पीपीएफ एक बहुत ही पॉपुलर एसेट क्लास है, जहां पर लोग बहुत लंबे समय से अपना पैसा इन्वेस्ट करते आए हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो पीपीएफ में मैं पहले कभी ऑलरेडी बड़े अमाउंट्स इन्वेस्ट कर चुका हूं, जब मुझे स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में मुझे नहीं पता था। तो एक तरह से 2012 से लेकर 2016-17 तक मैंने अच्छे खासे अमाउंट्स पीपीएफ में डाले हैं। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, तो मैं बेयर मिनिमम अमाउंट हर साल पीपीएफ में डालता हूं, सिर्फ इस अकाउंट को जिंदा रखने के लिए। एज सच एक्टिवली मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, ये एसेट क्लास आपके या फिर बहुत से लोगों के काफी काम आ सकती है। तो पीपीएफ का बेनिफिट ये है कि पीपीएफ ईईई यानी कि एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी में आती है। यानी कि जब आप पीपीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एटीसी में यहाँ पर एग्जेम्पशन ले सकते हैं। पीपीएफ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, और पीपीएफ से फाइनली जब आप 15 साल के लॉक इन के बाद अपना पैसा बाहर निकालते हैं, तो वो भी एग्जेम्प्टेड होता है। आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स यहाँ पर पे नहीं करना होता। इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स करना उतना ही आसान है जितना कि किसी एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। यानी कि जहाँ पर भी आपका बैंक अकाउंट है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी बैंक में हो, आप अपना पीपीएफ अकाउंट वहाँ पर ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं रिटर्न्स की बात करते हैं, तो पीपीएफ से आपको रिटर्न्स लगभग एफडी से 1% 1.5% ज़्यादा मिल जाते हैं। आज के टाइम पे पीपीएफ जो रिटर्न्स दे रहा है वो है 7.1% के। बस एक जो परेशानी पीपीएफ के साथ है वो ये कि यहाँ पर जो लॉक इन होता है वो होता है 15 साल का, जिसमें 5 साल के बाद आप 50% अमाउंट अपना पीपीएफ से विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी का 50% आप विड्रॉ नहीं कर सकते। कैपिटल आपका यहाँ कंप्लीटली प्रिजर्व रहता है विद जीरो रिस्क। और लॉक इन की बात करें, तो मुझे लगता है कि लॉक इन आपके फेवर में ही काम करता है, आपके भले के लिए ही बना है, जिससे कि किसी भी पैनिक सिचुएशन में या फिर अननेसेसरी आप अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ ना करें। जैसे कि जनरली लोग करते हैं कि छोटा मोटा कोई भी खर्चा आता है तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया, एफडी से पैसा निकाल लिया। तो पीपीएफ के केस में एटलीस्ट ये नहीं होता, तो आपका पैसा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहता है, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है। पीपीएफ में एलोकेशन की बात करते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 5% 10% एलोकेशन पीपीएफ में कर सकते हैं। अगर आप पीपीएफ में एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ 80C में बेनिफिट लेने के चक्कर में कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। जैसे कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड आपके पास ऑप्शन है, जहां पर लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। तो ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यानी कि पीपीएफ के साथ जाना चाहते हैं, जहां पर 7% के आसपास के फिक्स रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे, या फिर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हैं, जो एक तरह के मल्टी कैप फंड या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, जो रिस्क की साइड पे होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं, लेकिन आपको रिटर्न्स यहाँ पर आराम से 12% 15% तक के, जैसा कि पास्ट में देखा गया है, उसके हिसाब से दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये थे वो डिफरेंट एसेट क्लासेस जहाँ पर मैंने डिफरेंट एलोकेशंस की बात की हैं। तो आज के डिस्कशन के हिसाब से अगर मैं एक एग्जाम्पल पोर्टफोलियो की यहाँ पर बात करता हूँ, मतलब एक ऐसा पोर्टफोलियो जो मुझे लगता है कि अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो है, और किसी भी बिगिनर इन्वेस्टर को अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, तो इस तरह का एक पोर्टफोलियो वो इन्वेस्टर अपने लिए बना सकता है।
तो इस पोर्टफोलियो में अगर इक्विटी एलोकेशन की बात करते हैं तो वो है 70% का, वहीं बॉन्ड्स या फिर डेट एलोकेशन की बात करते हैं तो वो है 15% का, गोल्ड में एलोकेशन रखा जा सकता है 10% का और क्रिप्टो में एलोकेशन है 5% का। पीपीएफ का एलोकेशन मैंने यहाँ पर जीरो रखा है क्योंकि पीपीएफ में जैसे कि मैंने बताया था कि मैं खुद नेग्लिजिबल अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, बड़ा अमाउंट में नहीं करता हूँ। तो पीपीएफ में अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऊपर के जो भी एसेट क्लासेस हैं उनमें से कुछ कुछ परसेंटेज कम करके आप वो पैसा पीपीएफ में डाल सकते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो आपको देखने को मिल रहा है ये मोर ऑफ एक मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर के लिए है, मॉडरेट लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव साइड पे जो इन्वेस्टर जाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यंग हैं और एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ये पोर्टफोलियो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इक्विटी में मे बी आप 80-85% एलोकेशन कर दें, उसी हिसाब से आप जो दूसरी एसेट क्लासेस हैं उनमें एलोकेशन को घटा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो विंट वेल्थ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। आप जाके विंट वेल्थ को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.